हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। अभी यदि हम लोग अपनी पिछली कक्षाओं के विषय में बात करें तो पिछली जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई दो लाइन होती है तो उन दो लाइन के बीच यदि हमको एंगल फाइंड आउट करना होता है, ज्ञात करना होता है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा था। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि लाइन L1 और L2 है तथा उनके बीच का एंगल थीटा दिया है, तो उन दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और था कि यदि दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, ये वेक्टर फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाला जाता है हम लोगों ने इसके विषय में डिस्कस कर लिया था कि यदि दो लाइन दी हुई है, कोई भी लाइन दिया हुआ है, तो उस लाइन का हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगा, ए वेक्टर से होकर पास करेगी और बी वेक्टर के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होगा बी वेक्टर, वही हम लोग यदि पहला है R1 A1 B1 तो ये हो जाएगा B1। अब यही मान लीजिए 2 है तो R2 इक्वल टू A2 प्लस लेमडा टाइम्स B2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग B2 भी निकाल लेंगे। तो दो वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वहाँ से दो लाइन या दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि यदि क्वेश्चन आपको ये दिया है कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और पूछ रहा है कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर रखा है कि ये जो लाइन हमारी मान लीजिए फर्स्ट है, ये लाइन जो है किस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो यदि हमको B1 वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 3, 5 और 4, इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर निकाल लेंगे। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर हमारा हो जाएगा B1 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3i प्लस 5j प्लस 4k। इसी तरीके से यदि हम लोग B2 वेक्टर निकालना चाहते हैं तो B2 वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, i प्लस j प्लस और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2k। दो वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग फार्मूले का यूज करके दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग निकाल लेंगे उसका डॉट प्रोडक्ट यूज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि यदि दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, सपोज करिए ये वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है और एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, और यदि इन दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो हम निकालना चाहते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन आपको ये फाइंड आउट करना है। तो दो वेक्टर का यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, हमको एक वेक्टर मिलता है। दो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ पे हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, लेकिन यदि दो वेक्टर का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ पे हमको एक नया वेक्टर मिलता है। तो ए क्रॉस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो एक नया वेक्टर मिलता है वो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, यदि हमको निकालना ए क्रॉस बी तो ए से लेके बी तक आइए, तो ये डायरेक्शन क्या है, ए से शुरू करके बी तक पहुंचिए, ये इधर। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, दूसरा दिया हुआ है बी वेक्टर। यदि दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो चूंकि हम जानते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ही हम लोगों को मिलता है।
तो वो वेक्टर आप क्या हो जाएगा, मान लीजिए n वेक्टर, ठीक है। तो ये जो n वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप मान लीजिए ऐसे है कोई n वेक्टर। सिंपली आप समझने के लिए आप ऐसे भी जान सकते हैं, मान लीजिए i, j और k एक्सिस ले लो आप, मान लीजिए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यदि हम x का यूनिट वेक्टर i, j का यूनिट वेक्टर j और z का यूनिट वेक्टर k लेते हैं, तो यदि हम i और j का मल्टीप्लाई करें तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, k। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, ठीक है। क्योंकि i और j इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको वेक्टर मिलेगा, और वो वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो इस x और y का जो परपेंडिकुलर है z, और इस z का यूनिट वेक्टर कितना है, k। इसलिए i क्रॉस j कितना होता है, k होता है। इसी तरीके से आप j क्रॉस k लिखेंगे, j क्रॉस k, तो इन दोनों का यदि निकालेंगे तो बाहर कितना है, i। तो इस तरीके से हम लोग ये भी जानते हैं कि i क्रॉस j इक्वल टू k, फिर क्या हो जाएगा, j क्रॉस k कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका k क्रॉस i, ये क्या होता है, j होता है, ठीक है। आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये i j k, तो i j k होगा, j k i हो जाएगा, और k i कितना हो जाएगा, j हो जाएगा। लेकिन यदि आप j i करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, j i करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक दूसरा वेक्टर देता है, और वो वेक्टर क्या हो जाएगा, जिन दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो नया वेक्टर जो आएगा n वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और हम पढ़े थे कि यदि मान लीजिए कि कोई, यदि आपका ये वेक्टर मान लीजिए a वेक्टर दिया है, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि हम a वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें, तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, वो वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है, उस वेक्टर को हम लोग उस वेक्टर के यूनिट मतलब मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको यूनिट वेक्टर मालूम चल जाता है। अब आज का हमारे ये जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। यदि आपको दो रेखाएं दी हो तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको कैसे निकालना होता है, इसका कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए यदि दो लाइन है, एक लाइन L1 और दूसरी L2, ठीक। यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, वो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए दूरी d, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही ना होगा न्यूनतम दूरी d 0। अब यदि मान लीजिए कि दो लाइन है, ये लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2 है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही क्या हो जाएगी, इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ये मान लीजिए न्यूनतम दूरी d हो जाएगी। अब क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि दो लाइन है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक लाइन मान लीजिए L1 और यदि आप दूसरी लाइन कुछ ऐसे लेते हैं L2, ठीक है। L1 और L2 दो लाइन है, और ये दो लाइन यदि एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, देन आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों लाइन के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ठीक है। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या करिए कि जैसे मान लीजिए कि आप एक क्यूबॉइड ले लीजिए,
यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स, यहाँ पे ये मान लीजिए वाई एक्सिस, और इधर ये क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, ठीक है। तो यदि हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमारी जो एक लाइन है वो इस प्लेन पे लाई करती, इस प्लेन पे यहाँ से कहीं होके पास करती है यहाँ, ठीक है। और एक दूसरी लाइन है, तो ये जो लाइन हमारी L1 है ये कहाँ पे है, A B C और D। इस A B C D ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे हमारी ये लाइन लाई करती है। दूसरी लाइन यदि हम मान लेते हैं कि हमारी दूसरी लाइन A B P और Q इस प्लेन पे लाई करती है कुछ इस टाइप से, ये मान लीजिए है L2। तो इन दो लाइन के बीच का आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चूंकि ये जो लाइन है, लाइन L1 है, ये A B C D इस प्लेन पे है, और जो दूसरी लाइन हमारी L2 लाइन है वो A B P Q में लाई करती है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग प्लेन में लाई करती है। तो इस टाइप की लाइंस जो अलग अलग प्लेन में लाई करती है उनको हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो यदि आपकी स्क्यू लाइंस दी हुई हो और उनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने से पहले बताना चाहूँगा। मान लीजिए कोई लाइन L1 है, ठीक है, किसी एक पॉइंट से होके जाती है, ये पॉइंट मान लीजिए A है, ठीक है। और इस पॉइंट A का यदि हम पोजीशन वेक्टर ले लें, क्या, A वेक्टर, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, और मान लीजिए कि एक कोई इस पे हम लोग वेरिएबल पॉइंट P ले लेते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग R वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। और कोई एक वेक्टर है जिसके ये पैरेलल है लाइन, L1 जो लाइन है वो इस वेक्टर मान लीजिए B वेक्टर के पैरेलल है। तो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ रखा है कि किसी एक पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का इक्वेशन जो किसी वेक्टर के पैरेलल हो, क्या होता है, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो ये A वेक्टर क्या बताता है, जिस पॉइंट से लाइन पास करती है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और B वेक्टर क्या शो करता है, B वेक्टर शो करता है कि लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होता है वो वेक्टर है इसमें, ठीक है। अब आइए, अब सपोज करिए कि हमारी दो लाइन है, एक लाइन है, बहुत ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट, L1 और दूसरी लाइन मान लीजिए L2, ठीक। ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपको मालूम नहीं है, बस हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए ये जो लाइन L1 है किसी एक पॉइंट से होके जाती है, तो यदि हम इसको इस टाइप से समझें कि ये मान लीजिए 3 डायमेंशन में है, ये हुआ y x और यहाँ पे z, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा A वेक्टर, ठीक है। और यही लाइन क्या हो जाएगी, मान लीजिए किसी भी वेक्टर के पैरेलल होगा, वो वेक्टर मान लीजिए B वेक्टर, क्योंकि L1 है तो यहाँ पे B1 और A1 कर दीजिए। इसी तरीके से ये लाइन L2 है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिससे ये होके पास करती है, उसका पोजीशन वेक्टर आप ले लीजिए A2 वेक्टर, ठीक है। और ये जो लाइन L2 होगी, ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल होगा, उस वेक्टर को ले लीजिए B2 वेक्टर, क्लियर। लाइन L1 पोजीशन वेक्टर कोई पॉइंट मान लीजिए दिया हुआ है, A पॉइंट दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर, और यदि ये लाइन L1 किसी वेक्टर के पैरेलल है तो वो लाइन क्या हो जाएगी, B1 वेक्टर। इसी तरीके से लाइन L2 दिया हुआ है, वो यदि उसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर किसी वेक्टर के पैरेलल है, वो वेक्टर B2 वेक्टर है, ठीक है। तो अब आप समझिए, यहाँ से ये L1 और यहाँ पे ये दिया हुआ है L2, ठीक है। तो इस L1 का यदि पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए,
मान लीजिए पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे S ले लो और यहाँ पे कोई पॉइंट T ले लो, ठीक है। तो ये पॉइंट S से होकर ये लाइन L1 पास करती है और ये जो लाइन L2 है ये पॉइंट T से होकर पास करती है। इन दोनों को आप मिला दो, ठीक है, S और T को मिला दो। तो S और T को ये जो आप मिला रहे हैं ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ST को हमने मिला दिया, ठीक है। तो लाइन L1 का यदि हम इक्वेशन निकालने हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से L2 का इक्वेशन यदि हम देखें तो हो जाएगा R2 वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर, ठीक है। ये क्लियर, L1 और L2 का इक्वेशन। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अब क्या है कि जो ये लाइन L1 है वो वेक्टर B1 के पहले है, तो कोई वेक्टर ले लीजिए B1 वेक्टर, ठीक है। और ये जो लाइन L2 है ये लाइन क्या है, कोई वेक्टर है B2 वेक्टर उसके पैरेलल है, तो मान लीजिए कि ये है B2 वेक्टर, इसके ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं कि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का जो नॉर्मल वेक्टर है, या ये कह दो B1 और B2 वेक्टर का यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो B1 वेक्टर ये है यहाँ पे और B2 वेक्टर ये है, तो हम लोग इन दोनों वेक्टर पे जो क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। तो उस नॉर्मल वेक्टर को आप n वेक्टर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ये निकल के आता है कि यदि कोई एक वेक्टर दिया है B1 वेक्टर, दूसरा वेक्टर दिया है ये मान लीजिए B2 वेक्टर दिया है, ठीक है, और यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और इन दोनों का यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो ये जो आएगा n वेक्टर मान लीजिए, तो ये n वेक्टर क्या होगा, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या तो आप ऐसे खींच सकते हो या तो ऐसे भी खींच लो, ये क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दोनों पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि मान लीजिए आप क्वेश्चन पे आते हैं अपने कि ये कोई एक लाइन है L1, ठीक है, ये पॉइंट S से होकर पास करती है, लाइन L2 है पॉइंट Q से हो T से होकर पास करती है। तो यहाँ पे जो L1 है उसका इक्वेशन दिया है, L2 लाइन दी हुई है, इसका इक्वेशन दिया हुआ। तो ये जो लाइन L1 है ये जो S पॉइंट से होकर जाती है उसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, और ये लाइन L1 जिसके पैरेलल है उसका दिया हुआ है वेक्टर B वेक्टर। इसी तरीके से L2 है, इस L2 का जो पोजीशन जिस पॉइंट से होकर पास करती है T पॉइंट से, उसका पोजीशन वेक्टर A2, और इस ये जो L2 लाइन है वो किसके पैरेलल है, B2 के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लाइन का इक्वेशन आपको मालूम चल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन L1 और L2 है जिसके बीच की आपको मिनिमम दूरी ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों L1 और L2 लाइन जो है, इस लाइन के बीच का जो पोजीशन जो पॉइंट है जिससे होकर पास करती है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन क्या है, ST है, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि L2 के पैरेलल ही ये वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर होगा, B2 वेक्टर, और L1 के पैरेलल क्या हो जाएगा आपका, B1 वेक्टर हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो लाइन L2 और L1
पे परपेंडिकुलर है वही इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जो n वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका n वेक्टर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये PQ होगा, ये PQ आप कुछ देर के लिए क्या करिए कि ये जो L1 और L2 पे परपेंडिकुलर है, या ये कह दीजिए कि वेक्टर B1 और वेक्टर B2 पे भी ये क्या है, तो आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब यदि आप ये कर दीजिए कि ST है, ST क्या है, वो दो पॉइंट है जिससे होके ये क्या होती है, L1 और L2 लाइन होके पास करती है। क्लियर। अब ये आप यहाँ से ये बताइए कि ये PQ क्या होगा, PQ क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मैंने बताया कि कोई वेक्टर A वेक्टर है, इसका यदि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, A वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड A वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, क्योंकि P और Q क्या है, ये इस L1 और L2 पे परपेंडिकुलर है, मतलब जो वेक्टर है उस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा n कैप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों, चूंकि n वेक्टर हमारा क्या है, A क्रॉस B। अब चूंकि यहाँ पे B1 और B2 है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि n वेक्टर इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, n वेक्टर मॉड n वेक्टर। तो n वेक्टर हमको मालूम है B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो ये इस तरीके से ये जो यूनिट वेक्टर होगा, ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये जो PQ वेक्टर होगा यही क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब यदि आप निकालना चाहते हैं कि ये PQ वेक्टर की आप बात करो, यदि हम इसको एक वेक्टर के रूप में लिखें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि PQ वेक्टर बराबर, तो वेक्टर बराबर क्या है कि यदि मान लीजिए कि चूंकि PQ वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर क्या है, n वेक्टर है। तो आप n वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, मॉड PQ वेक्टर। ठीक है। अब ये मॉड PQ वेक्टर है तो आप इसको PQ भी लिख सकते हो, तो आप इसको चाहो तो आप इसको PQ लिख दो। ठीक है। तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि PQ वेक्टर इक्वल टू n यूनिट वेक्टर इनटू PQ। ये आप रिलेशन आपके पास है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यदि मान लीजिए कि ये जो दो लाइन है L2 L1 दिया हुआ है, ठीक है, तो यदि इन दोनों का ये मान लीजिए पॉइंट S था, ये T है, ठीक है। अब यदि जो दो वेक्टर है वो दो वेक्टर, और 1 सेकेंड आपको भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि D न्यूनतम दूरी सदिश का परिमाण है तथा मान लीजिए ST और PQ के बीच का कोण थीटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ST लाइन है और ये PQ लाइन है। यदि इनके बीच का कोण हम थीटा ले लेते हैं कुछ देर के लिए, तो चूंकि ये 90 है तो इन दोनों के बीच का कोण, अभी ये जो T पॉइंट है मान लीजिए कुछ देर के लिए यहाँ पे आ गया, तो S यहाँ पे और T, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप cos थीटा लेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस, और बेस कितना हो जाएगा आपका PQ, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, SQ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से PQ आप निकाल सकते हैं कि जो PQ वेक्टर है वो PQ वेक्टर कितना हो जाएगा, SQ इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे
आप ये निकाल सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू एस टी कॉस थीटा। मॉड लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है ना लगाइए। अब यही जो पी क्यू और एस टी है, पी ये था क्या आपका एस टी और यहाँ पे पी क्यू था, ये था क्या क्यू और ये था पी। अब यही मान लीजिए कि ये एस टी यहाँ पे पॉइंट एस यहाँ पे चला गया, इन दोनों के बीच यदि कोण थीटा हो जाए तो यदि हम एक वेक्टर ले लें आपका टी एस वेक्टर और दूसरा ले लें पी क्यू वेक्टर, देन इन दोनों के बीच का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो दो का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पी क्यू वेक्टर डॉट एस टी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड पी क्यू वेक्टर मॉड एस टी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और इधर ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यही आएगा। आप चाहो तो बाहर वाला मॉड मत लगाओ। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर अभी हम लोगों ने निकाला था कि पी क्यू वेक्टर हमारा क्या होता है कि एन यूनिट वेक्टर इंटू पी क्यू। ठीक है, तो इस पी क्यू वेक्टर के स्थान पे इसको रखिए। और एस टी वेक्टर क्या है, एस टी वेक्टर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो एस टी वेक्टर है ये क्या है, एक पॉइंट टी है जिससे ये L2 होके जाती है और दूसरा L1 जिससे होके ये लाइन पास करती है, वो पॉइंट S है। तो यदि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे 3D में आप समझ लीजिए, एक पॉइंट है ए एस और दूसरा पॉइंट टी, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी एस टी, इसका यदि हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि इन दोनों का पोजीशन वेक्टर मान लो a1 है और इसका a2, तो आपको एस टी निकालना है। तो एस टी क्या हो जाएगा, तो टी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस एस का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा उससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो टी का पोजीशन वेक्टर सपोज a2 वेक्टर और s का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप उठा के आप ये मान रख दीजिए। ठीक है, अब PQ को यहाँ पे D लिया हुआ है, आप चाहो तो PQ भी लिख सकते हो D के स्थान पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मॉड PQ वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा D। ठीक है, तो यहाँ पे हमने PQ वेक्टर का वैल्यू ये रखा D n कैप और इसके बाद जो PQ वेक्टर है वो हो जाएगा D। तो हमने PQ को क्या मान लिया है, सिंपली D मान लिया। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो कि PQ हुआ D और ये जो ST वेक्टर है इसको हम लोगों ने मॉड है तो इसको हमने ST मान लिया। ठीक है, तो n कैप अभी हम लोगों ने निकाला कि जो n कैप होता है वो हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर हो जाएगा। देन आप यहाँ पे ये फॉर्म n कैप के स्थान पे इसको आप पुट कर देंगे यहाँ पे ये। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये D से D यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आएगा ये कॉस थीटा का मान। ठीक है, अब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने अभी पीछे देखा कि PQ इक्वल टू ST कॉस थीटा, तो आप सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ये आया था कॉस थीटा का वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था। कॉस थीटा ये हुआ था कॉस थीटा का वैल्यू। देन यहाँ पे आप क्या करिए कि जो ST है उस ST के स्थान पे आप ये वैल्यू उठा के रख दीजिए। क्या वैल्यू रखेंगे, D डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे D कॉस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इधर भी है और D कॉस थीटा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा, नीचे रहेगा D, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो D इस साइड आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका ये फार्मूला बनेगा। तो दो लाइन के बीच का यदि न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करना है तो आप इस फार्मूले को याद रखिए कि जिस भी लाइन के पैरेलल आपका कोई लाइन दिया हुआ है वो वेक्टर
उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, या ये मान लीजिए उसका यूनिट वेक्टर कुल मिला के ये, और उन दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है उनका डिफरेंस। ठीक है, मॉड यहाँ पे इसलिए लिया गया है कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी निगेटिव नहीं आती, इसलिए यहाँ पे मॉड लिया गया। क्लियर? आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बस आप केवल इस फार्मूले को दिमाग में बैठाए रखिए। यदि दो लाइन के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले के यूज से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।